हेलो दोस्तों, फिर से केक की बड़ी ऑर्डर आई है और इस बार कस्टमर के बहुत ही अलग अलग डिमांड्स है। फ्लेवर से लेकर साइज़ से लेकर केक की डिज़ाइन तक। अगर कस्टमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते समय गलती की, सारी इन्फॉर्मेशन सही से कलेक्ट नहीं की, तो बाद में क्या क्या दिक्कतें आती है ये आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। तो केक के ऑर्डर्स लेते वक्त कस्टमर से क्या क्या पूछना चाहिए, इन बातों की एक चेकलिस्ट ही मैंने बनाई है, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। अब पहली बात तो रेक्टेंगल शेप में केक बनाना था, क्योंकि ये केक एक संस्था के 23rd एनिवर्सरी के लिए चाहिए था। मेरी एक फ्रेंड के रेफरेंस से ही ये ऑर्डर मिली मुझे। तो फ्रेंड ने बोला कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली ओल्ड पीपल है, तो केक जितना हो सके फ्लैट देना, क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में काटने में आसान रहता है। उसमें भी अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो चैलेंज यही से शुरू हुआ दोस्तों। मेरे पास इतना बड़ा स्क्वायर टिन नहीं था और ना ही इतना बड़ा बोर्ड था। तो बाद में वो भी एग्री हो गई कि सर्कल दिया तो भी चलेगा, पर फ्लैट दो। अब 10 इंच का सर्कल टिन मेरे पास है, पर उसमें भी थोड़ी बहुत तो हाइट आ ही जाती है, पर फिर उनको काटने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने रेक्टेंगल बनाने का ही डिसाइड किया और मेरे पास के यही 2 टिन फाइनल की है। और एक चीज़ बोली थी उन्होंने कि क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। तो मैंने क्या किया ना, स्पंज की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्रीमिक्स की क्वांटिटी नॉर्मली जितना प्रीमिक्स में लेती हूँ ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है। नॉर्मली 1 किलो के लिए 320 to 350 ग्राम तक प्रीमिक्स भी काफ़ी हो जाता है, पर आज मैंने हर एक बाउल में 380 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। और हमेशा की तरह बैटर बनाकर ये पहला 380 ग्राम प्रीमिक्स वाला बैटर इस वाले टिन में डाल दिया। एक्चुअली इसी टिन में 2 स्पंज बेक करती तो भी इजीली हो जाता केक, पर उतना समय नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया ना, ये दूसरा 380 ग्राम वाला बैटर इस लोफ टिन में डाल दिया। ये लोफ टिन दिखने में थोड़ा छोटा दिख रहा है, पर काफ़ी बड़ा केक इसमें आप बना सकते हो। अगारो के ओटीजी को भी मैंने पहले से ही प्री हीट के लिए रखा था। अब दोनों टिन को एक साथ इसमें रखकर 180 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें लगभग 35 to 40 मिनट्स बेक करेंगे। हम घर से काम करना होता है तो घर के कामों को तो छुट्टी नहीं होती। तो केक बनाते बनाते साइड बाय साइड मेरा लंच बन रहा है। अचानक से कोई मेहमान आ गए तो ये बीच में चाय भी बनाई है मैंने। तो दोस्तों, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इन्हीं के घर में लास्ट टाइम एक ब्लैक फॉरेस्ट और मिक्स फ्रूट वाला केक दिया था, तो इस बार उन्होंने ब्लैक फॉरेस्ट ही बनाने को बोला। उन्हें ब्लैक फॉरेस्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए जब तक केक बेक हो रहा है ना, मैंने चेरी सिरप की तैयारी शुरू की है। 2 किलो का केक है तो ये सारी की सारी चेरी यूज़ करूँगी मैं। सबको अच्छे से काट कर एक पतीले में डाल देना। 1 कप भर कर पानी मैंने डाल दिया है इसमें, और अब 3 से 4 छोटे चम्मच चीनी भी डाली है। नॉर्मली केक में प्लेन शुगर सिरप यूज़ करते हैं ना हम, पर ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी सिरप और चेरीज़ का फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट उसी से आएगी। ज़्यादा समय नहीं लगता, बस 2-3 मिनट इसे अच्छे से उबलने देना। फिर फ्लेम को बंद करके चेरीज़ को सेपरेट करके चेरीज़ को सिरप से अलग किया है मैंने। थोड़ा इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देते हैं। बाकी सब तो ठीक है, पर केक बोर्ड का प्रॉब्लम तो था ही। तो हस्बैंड ने बोला तुम्हें अगर रेक्टेंगल केक करना ही है तो करो, बोर्ड मैं बना कर देता हूँ। फिर क्या, ओजस के क्राफ्ट के लिए लाया हुआ कार्डबोर्ड था, उसी को बॉक्स के हिसाब से काट कर 2 टुकड़े एक दूसरे पर चिपका कर पहले तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाया एकदम। फिर ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी। पूरे बोर्ड पर एल्यूमिनियम फॉइल लगाने के बाद उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट क्लिंग फिल्म भी लगाई है और बड़ी मेहनत से केक बोर्ड अरेंज किया है मेरे लिए। तब तक ये मेरे दोनों स्पंज बढ़िया से बेक हुए हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, केक को अच्छे से ठंडा होने देना, उसके बाद ही उसे डीमोल्ड करना, पर आज मुझे ही थोड़ी हड़बड़ी हुई। पूरे तरीके से इसे ठंडा करने के लिए टाइम नहीं था और इसलिए डीमोल्ड करते वक्त कहीं कहीं पर कॉर्नर्स पर केक ब्रेक हुआ है। लोफ टिन का भी ऐसे ही हुआ, कॉर्नर में ही ब्रेक हुआ ये भी थोड़ा सा। इसको ना मैंने पहले 2 इक्वल लेयर्स में डिवाइड किया है। कुछ ऐसे केक बनेगा, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, बाद में दिखाती हूँ आपको। पहले तो इस अपने बड़े वाले केक को 3 इक्वल लेयर्स में डिवाइड किया है मैंने। फिर लोफ्टिन वाले एक पार्ट की भी ये 3 लेयर्स बनाई हैं। तो लोफ्टिन वाले जो 2 पार्ट्स थे ना, उसमें से एक की 3 और एक की 2 लेयर्स बनी है। हाइट डिफरेंस है थोड़ा सा, कैसे मैनेज करना है देखना पड़ेगा। साइड बाय साइड अगारो के स्टैंड मिक्सर में क्रीम भी व्हिप कर ली है मैंने। और यहाँ पर ये ओजस के पापा ने केक बोर्ड देखिए कितना बढ़िया से बना कर दिया है। अब क्या, फटाफट से बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा दी है मैंने और इस पर ये केक के लेयर्स 3 पार्ट्स में अरेंज किए हैं मैंने। तीसरे पार्ट को ना थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के चारों साइड में थोड़ी थोड़ी तो जगह होनी चाहिए ना, इसलिए। तो ये जो कट किया हुआ पार्ट है ना, इसे ठीक से रखना। तीसरी लेयर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो जहाँ ज़रूरत पड़े इसी एक्स्ट्रा पार्ट को यूज़ किया है मैंने बाद में। चेरी सिरप का कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ओके, इन दोनों टीन के साइजेस, बॉक्स की साइज़, बोर्ड की साइज़, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से रेफ़र करना, ठीक है।
और अब इस पर मैंने लगाई है क्रीम। काफ़ी सारी क्रीम नहीं लगाई आज, पर क्रीम की थोड़ी पतली ही लेयर लगाई है मैंने। साइड में केक के अच्छे फिनिशिंग के लिए ठीक से क्रीम तो लगानी पड़ती ही है, तो जितनी हो सके क्रीम की क्वांटिटी इन लेयर्स के बीच में हम मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। टोटल तो 2 ही लेयर्स में चेरी का फिलिंग जाएगा, तो जितनी चेरी है ना हमारे पास उसमें से आधी इस लेयर पर जाएगी और बची हुई आधी नेक्स्ट लेयर में जाएगी। और अब इस चॉकलेट को भी आप ऐसे छिलकर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो छोटी वाली कद्दूकस से कद्दूकस किया तो भी चलेगा। अभी देखो इतने केक का अगर एक एक छोटा छोटा पीस सबको अगर मिलना है तो जो टेस्ट है ना पूरे केक में इवनली लगना ज़रूरी है। नहीं तो किसी को चॉकलेट मिलेगा, किसी को चेरी मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से इवनली स्प्रेड करना केक पर। नेक्स्ट लेयर को भी ऐसे ही अरेंज किया है मैंने और सेम वे से प्रोसीड किया है। चेरीज़ तो मैंने आपको दिखाया 100 ग्राम का पूरा पैकेट यूज़ किया है, वैसे ही चॉकलेट भी मैंने 100 ग्राम से ज़्यादा ही डाला है इसमें। एक्चुअली केक की डिज़ाइन मैंने कुछ ऐसे सोच कर रखा था कि जो ब्लैक फॉरेस्ट का बेसिक लुक होता है ना वैसे ही करूँगी, क्योंकि कस्टमर ने ऐसे डिज़ाइन की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं बताई थी। पर अभी ये काम करते करते ना मैंने उनको फ़ोटो भेज दिया बीच में ही कि देखिए ऐसा कुछ केक बनेगा, तो तुरंत ही उनका रिप्लाई आया ऐसे साइड में बड़े बड़े फ्लावर्स ना बनाना, क्योंकि बीच में जो मैसेज लिखोगे वो एकदम अच्छा बड़ा दिखना चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट तो मुझे अभी पता चली, उन्होंने कुछ सैम्पल फ़ोटो भी भेज दिए। फ़ोटो के बाद फिर से बात नहीं हुई, तो मुझे लगा उनको बस ऐसे एकदम सिंपल सा कुछ ब्लैक एंड वाइट जैसा केक चाहिए। तो अब मैं कुछ सोच ही रही थी, तब वापस थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बताया कि कलर आप आपके हिसाब से कोई भी लो तो चलेगा, आप अपने हिसाब से केक को एकदम कलरफुल बनाना। तो फिर से कलर का कन्फ्यूजन भी बढ़ गया। ये सारी चीज़ें एक्चुअली ना केक बनाने से पहले ही डिसाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि एंड मोमेंट तक पता ही नहीं था कस्टमर को एग्जैक्टली केक का लुक कैसा चाहिए। तो ऐसे में काम करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो नए होते हैं, उन्हें केक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, पर हमें तो पता होता है। इसलिए केक के ऑर्डर लेते समय ही ना कस्टमर को पहले तो केक का वेट, फ्लेवर, शेप राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जो भी चाहिए वो पूछना। उसके बाद कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन, कलर या और कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो वो भी ज़रूर पूछना कस्टमर को। अगर डिज़ाइन वो बोलते हैं कि आप आपके हिसाब से करना तो ठीक है, अगर उन्हें कुछ तो अलग चाहिए पर क्या चाहिए पता नहीं है, तो आपके पास जो आइडियाज़ है, डिज़ाइन है, वो उनके साथ शेयर ज़रूर करना। और ऑर्डर कंफर्म करने से पहले ही ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि उस हिसाब से फिर केक का रेट डिसाइड करने में भी आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर कभी कभी बेसिक रेट में ही कस्टमर ऐसे ऐसे थीम केक मांगते हैं ना, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता होता। तो कस्टमर को सारी चीज़ें ठीक से बताना और उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए इसका पता लगाना, ये सब हमारा काम है। इससे कस्टमर को भी प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और आपको भी आपके मेहनत का सही दाम मिलेगा, है ना। अब ये देखिए, ये आइनॉक्स 66 वाला नोज़ल है और बॉर्डर के लिए बरगंडी कलर यूज़ किया है मैंने, क्योंकि केक पीच कलर का है तो मुझे लगा डार्क कलर की बॉर्डर इसमें अच्छी लगेगी। बस सिंपल सी ही बॉर्डर बनाई है, पर ये पीच कलर और बरगंडी कलर का कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऊपर मैंने छोटे वाले स्टार नोज़ल से बॉर्डर बनाई है। नोज़ल को कैसे घुमा रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। एक बार स्ट्रेट, एक बार लेफ़्ट साइड से, फिर स्ट्रेट, फिर राइट साइड से, स्ट्रेट, लेफ़्ट, स्ट्रेट, राइट, ऐसे कुछ पैटर्न में साइड डिज़ाइन बनाई है। और एकदम छोटे से स्टार नोज़ल से ये छोटू छोटू रोज़ बनाए हैं मैंने। कस्टमर ने कलरफुल बोला था, इसलिए मैंने इसमें ग्रीन कलर का भी यूज़ किया है। ग्रीन से थोड़ा और फ्रेश लुक आता है केक में। और कस्टमर ने जो केक की डिज़ाइन भेजी थी ना, उसमें भी ऐसे कॉर्नर में ही डिज़ाइन थी। डिज़ाइन कुछ अलग थी, पर कॉर्नर में डिज़ाइन और बाकी सारा पोर्शन जो भी मैसेज लिखना है उसके लिए यूज़ होगा। तो उसी केक को फॉलो करके ये डिज़ाइन मैंने फाइनल की है। यहाँ पर सारा पिंक पिंक ही लग रहा था, तो थोड़ा सा येलो भी डाला है मैंने इसमें। बिल्कुल छोटा वाला जो राउंड नोज़ल होता है ना, वो यूज़ किया है मैंने येलो के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम केक पर मैसेज लिखना था। मेरी हैंडराइटिंग वैसे पेपर पर तो अच्छी है, पर केक पर लिखने के लिए और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और मेनली मराठी में मैसेज लिखना था। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं एक लाइन में सारे लेटर्स होते हैं, मराठी या हिंदी में ऐसे नहीं होता है ना, इसके ऊपर नीचे जो मात्रा होती है उनके लिए भी जगह लगती है। तो ये टास्क मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा। अब बॉक्स भी इतना बड़ा, मेरे पास ये एक ही था। ये मैंने और किसी केक के लिए ट्राई करके देखा था, बस यूज़ नहीं किया था। अगर ऐसे ही ऑर्डर्स आते रहे तो कुछ सामान मुझे मंगवाना पड़ेगा। ऊपर से मैंने थोड़े स्प्रिंकलर्स भी डाले हैं। अगर और थोड़ा सा समय होता ना तो शायद मैं इस पर और एक बटरफ्लाई भी रख देती, तो केक का लुक और भी एनहांस हो जाता।
तो मेरा केक तो कंप्लीट हुआ है। इसके मैंने 2 kg के 1500 रुपीज़ चार्ज किए हैं। कस्टमर को केक अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।